नमस्कार। आज हम अपनी इस गहन चर्चा में 14 मार्च 2026 के नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों का इन जानकारियों की परतों को खुलते हैं। तो सबसे पहले उस विषय से शुरुआत करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है। सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक ऐसे मरीज के मामले में ये फैसला दिया जो कई सालों से कोमा में था। देखिए, यहाँ लोगों को एक्टिव और पैसिव का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव यूथनेशिया, जहाँ कोई फेटल इंजेक्शन दिया जाता है, वो आज भी भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये फैसला सिर्फ पैसिव के लिए है। यानी जब मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है तो लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये एक ऐसी गाड़ी के एक्सेलरेटर से पैर हटाने जैसा है जिसका इंजन पहले ही सीज हो चुका है। सही पकड़ा। आप अचानक ब्रेक लगाकर उसे क्रैश नहीं कर रहे हैं, आप बस उसे जबरदस्ती आगे खींचना बंद कर रहे हैं। कानूनी भाषा में इसे राइट टू डाई विद डिग्निटी कहा गया है। वाह! मतलब जीवन को कृत्रिम रूप से खींचना कोई गरिमा नहीं है। लेकिन जब इन अधिकारों को जमीन पर लागू करने की बात आती है तो हमारा सिस्टम थोड़ा पीछे रह जाता है। हालांकि उत्तराखंड ने इसमें बाजी मार ली है। हाँ, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS को लागू करने में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो क्या ये वही सिस्टम है जो पुलिस, कोर्ट और फोरेंसिक लैब्स को एक साथ जोड़ता है? बिल्कुल। पहले ये सब अलग अलग दीपों की तरह काम करते थे। अब अगर देहरादून के किसी पुलिस स्टेशन में चार्जशीट बनती है तो वो तुरंत जज की स्क्रीन पर आ जाती है, राइट? हाँ, और इसमें डेटा की हैश वैल्यू यूज होती है जिसे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ऐसी डिजिटल सिस्टम बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं और यही बात हमें नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की तरफ ले जाती है। इसमें 18 बड़े राज्यों में ओडिशा ने टॉप किया है और उसके बाद गोवा और झारखंड का नंबर आता है। देखिए, ओडिशा इसलिए आगे नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा बचा हुआ है। नीति आयोग 5 इंडिकेटर्स देखता है, जैसे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और डेट सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, यानी वो उधार लेकर सिर्फ सैलरी नहीं बांट रहे हैं, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे चिल्का झील या लिंगराज मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर का डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। इससे इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, टूरिज्म बढ़ता है और सरकार को वापस रेवेन्यू मिलता है। लेकिन जब राज्यों के पास पैसा आता है तो वो बड़े बड़े हाईवेज बनाते हैं और अक्सर इसका नुकसान हमारे पेड़ पौधों को उठाना पड़ता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए NHAI ने नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है। यानी अंतरिक्ष से सैटेलाइट्स हाईवे के पेड़ गिनकर बता रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और इस डेटा के हिसाब से असम में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है। अच्छा। उसके बाद गुजरात और तेलंगाना आते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये लगी मुझे कि लिस्ट में सबसे नीचे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ है। हिमाचल तो पहाड़ों का राज्य है, वहाँ पेड़ कम कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब पहाड़ों में सड़क बनाने के लिए कटाई होती है ना, तो वहाँ दोबारा पेड़ लगाना और उनका पनपना बहुत मुश्किल होता है। ये इंडेक्स उस इकोलॉजी के नुकसान को सामने ला रहा है। सही बात है। अब अगर इकोलॉजी और पहाड़ों की बात हो ही रही है तो थोड़ा सिक्किम की तरफ चलते हैं। वहाँ पाक्योंग जिले में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 आयोजित हुआ। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम फूलों की प्रदर्शनी नहीं है। इसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स यानी NRCO ने ऑर्गेनाइज किया था, जो ICAR के अंदर आता है। यानी इसका मेन फोकस कमर्शियलाइजेशन पर है? बिल्कुल। ऑर्किड एक हाई वैल्यू क्रॉप है। कोशिश ये है कि किसान इसकी व्यावसायिक खेती करें और उन्हें ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा सके। और जब हम अपनी लोकल चीजों को ग्लोबल बनाते हैं तो इकोनॉमी चमक उठती है। जैसे नई दिल्ली में KVIC का आयोजित विरासत शक्ति खादी एग्जीबिशन। सही कहा। ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये रूरल इकोनॉमी को सीधे तौर पे शहरों से जोड़ता है। और इसी लोकल पावर का नतीजा देखिए कि भारत अब अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है।
ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, इसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला तो ग्लोबल मार्केट का चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपनाना, और दूसरा हमारी अपनी PLI स्कीम। अच्छा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एग्जैक्टली फैक्ट्री लेवल पर कैसे काम करती है? ये बहुत सिंपल है। अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी अपने पिछले प्रोडक्शन से ज्यादा कॉटन प्रोडक्ट्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है, तो सरकार उस एडिशनल प्रोडक्शन पर उन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। वाह, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड। अब जब इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस टेक भी उतनी ही एडवांस होनी चाहिए, और यहाँ एंट्री होती है अवतार की। हाँ, बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स ने भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन बनाया है जिसका नाम अवतार है। एम्फीबियस यानी ये हवा में भी उड़ सकता है और पानी के अंदर भी गोते लगा सकता है। नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए तो ये गेम चेंजर होगा ना? बिल्कुल। सोचिए, अगर आसमान से कोई संदिग्ध जहाज दिखता है तो अवतार सीधे पानी में डाइव लगाकर उसके नीचे स्कैन कर सकता है कि कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं लगा है। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ा डराती है या सोचने पर मजबूर करती है, जब ऐसी ऑटोनॉमस मशीनें खुद फैसले लेने लगेंगी तो सेना के ह्यूमन कमांडर्स का रोल कितना बदल जाएगा? क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आर्मी के नए वाइस चीफ बनने वाले हैं। देखिए, उनका काम और भी स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। उन्हें यह तय करना होगा कि इन ऑटोनॉमस ड्रोन्स के ऑपरेशन की नैतिक और रणनीतिक बाउंड्रीज क्या होंगी। मशीन खुद सोचेगी, लेकिन पैरामीटर्स इंसानी सेट करेगा। और रणनीति का असर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स पर भी पड़ता है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ईरान ने खेलने से मना कर दिया है। हाँ, और यहाँ हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स को देखना चाहिए। ये मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव और समुद्री प्रतिबंधों से जुड़ा है। यानी सैंक्शंस की वजह से बैंकिंग और ट्रैवल इतना मुश्किल हो गया है कि उनके लिए वहां जाकर खेलना लगभग असंभव था। सही बात है। चलिए इस डिस्कशन का अंत एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव खबर से करते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारत के शैलेश कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 1.84 मीटर की छलांग लगाई। 1.84 मीटर अपने आप में एक एथलेटिक चमत्कार है, और जब इसमें फिजिकल चैलेंजेस जुड़ जाते हैं तो उस बायोमैकेनिकल कंट्रोल की बस तारीफ ही की जा सकती है। हाँ, और इसमें खेलो इंडिया और पैरालंपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन को जमीन पर उतारा। एग्जैक्टली। जब सिस्टम एक एथलीट को सही सपोर्ट देता है तो नतीजे हमेशा देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। एक इंसान के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार से लेकर ICJS की डिजिटल स्पीड तक, ओडिशा के राजकोषीय अनुशासन से लेकर इसरो के हाईवे वाले पेड़ गिनते सैटेलाइट्स तक, सिक्किम के ऑर्किड्स, दिल्ली की खाड़ी और अमेरिका में हमारा कॉटन एक्सपोर्ट, और साथ ही अवतार ड्रोन सेना का नया नेतृत्व, ईरान का फीफा से हटना और शैलेश कुमार का वो बेहतरीन गोल्ड मेडल। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे 14 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप